हेलो एवरीवन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जीओसी, और जीओसी में अपन ने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था, और रेजोनेंस किस किस में काम आता है ये चीजें अपन ने जान ली थी। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना डीएनपी रूल। और ये जो डीएनपी रूल है ये अपने को एसिडिक सामर्थ्य निकालने के लिए काम में लेंगे इसको, कि अपन से बोल दिया जाए कि यहाँ पे अगर अपने पास कोई चेन दी हो और उसमें पूछ लिया जाए कि इनका जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसका होगा, तो यहाँ पे अपन रेजोनेंस के बेस पर या इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज होगी। तो यहाँ पे अपने को जो रूल लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा डीएनपी रूल। और डीएनपी रूल बोलता क्या है? डीएनपी रूल का मतलब डी का मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी है। और पी का मतलब एन का मतलब नंबर है, कि नंबर का मतलब संख्या है। और अपने पास जो पी है इस पी का मतलब है पावर या समता बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब सीधा सा है पावर या समता। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो डीएनपी रूल है वो रूल बताता है कि अगर अपने को ऋणायन का स्थायित्व देखना है, अगर ऋणायन का स्थायित्व देखना है तो पहले अपन प्रायोरिटी देंगे किसकी? डिस्टेंस की। फिर उसके बाद में डिस्टेंस अगर समान हो तो फिर आगे चलेंगे किसमें? संख्या में, कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और अगर संख्या भी सेम हो तो फिर अपन उसके बाद में चलेंगे पावर में, कि सबसे ज्यादा पावर जिसकी होगी वो ऋणायन को उतना ही क्या होगा? स्थायी करेगा। अब अपन जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है डीएनपी है इसको यूज या काम में कैसे लेंगे। तो अपने पास यहाँ पे ये संरचनाएं दी हुई है, और संरचनाएं मेरे पास 1 2 3 तीन संरचनाएं, और ऐसा बोल दिया जाए कि इन संरचनाओं में अम्लीय सामर्थ्य निकालो। अगर ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि दी गई संरचना में अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, ऐसा बोल दिया जाए तो करना क्या है कि अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइएगा। अब यहाँ पे आप लोग पहले काम है कि संरचना को ध्यान से देखिएगा, और मैंने बोला है कि अगर अम्लीय सामर्थ्य के बारे में पूछ रहा हो तो काम सीधा सा ये करना है कि अगर अपने पास यहाँ पे H प्लस और H प्लस को क्या करना है? अपने को बाहर निकालना है, क्योंकि बोलते क्या है? अम्ल का मतलब क्या होता है? H प्लस का दान करना। और जैसे यहाँ पे H प्लस बाहर निकालेंगे तो अपने पास यहाँ पे ऋणायन बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास ऋणायन बन जाएगा, और यहाँ पे भी अपने पास क्या बन जाएगा? ऋणायन बन जाएगा। अब यहाँ पे अपने को अगर अम्लीय सामर्थ्य निकालना है तो बनने वाले ऋणायन का, जो बनने वाला ऋणायन है उसका अपने को स्थायित्व चेक करना है। जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा वो ऋणायन उतना ही ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि इन तीनों की बात हो रही है और आपसे बोल दिया जाए कि तीनों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि H प्लस कौन जल्दी दे देगा। अब आपको पता है कि जो H प्लस देने के बाद जो ज्यादा स्थायी रहेगा वही तो ज्यादा जल्दी H प्लस देने का काम करेगा। अगर वो H प्लस देने के बाद अस्थायी हो गया तो वो यहाँ पे H प्लस देना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे अपन इस डीएनपी रूल का यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो ऋणायन को स्टेबल करेगा वो कौन करेगा। तो पहले कार्बन की चेन गिनते हैं। यहाँ पे अपने पास जो कार्बन की चेन होगी है 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, और ये यहाँ पे अपने पास 1 2 और ये यहाँ पे 3 और 3 कार्बन, तीन कार्बन की चेन है। मतलब कार्बन तो की संख्या तो क्या है? सब में सेम है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ऋणायन के जस्ट पास में चले तो फर्स्ट वाले कार्बन पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है ब्रोमीन। और ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? ब्रोमीन का लगता है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, और आगे कोई सा भी समूह ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे अपने पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। सेकंड वाले में चलते हैं अपन, तो सेकंड वाले में कोई भी यहाँ पे अपने पास कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है।
और थर्ड वाले में अपने पास यहाँ पे 1 2 3 तीसरे कार्बन पे तीन तीन क्या जुड़े हुए हैं अपने पास, क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और अगर तीन तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो माइनस आई इफेक्ट वाले जो होते हैं वो रेनाइन को क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबल करते हैं। मैंने बोला है कि जो माइनस आर हो या माइनस आई हो या फिर माइनस एच हो, अगर तीनों इफेक्ट माइनस के हैं तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज के स्थायित्व को बढ़ाएंगे, अगर तीनों चार्ज प्लस के हैं तो यहाँ पे किसके स्थायित्व को बढ़ाते हैं, प्लस के या धनायन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। ये बात अपन ने जान ली थी। अब देखेगा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ डिस्टेंस पे चलो तो यहाँ पे इस कार्बन की डिस्टेंस इसके पास में है, जबकि यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचना चाहिए था। अगर यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे तो अकेला क्या कर रहा है, सिर्फ ब्रोमीन को ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन जो है, तीन क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा है किसके अपेक्षा, ब्रोमीन के अपेक्षा। तो यहाँ पे ज्यादा स्थायी होना चाहिए था, लेकिन आप इसको स्थायी तुम मानेंगे किसको, फर्स्ट को। इसका कारण क्या है, मैंने बोला है कि जो दूरी पास में रहेगा पहले दूरी को काउंट करेंगे, अगर दूरी पास में है तो ये रेनाइन क्या होगा, स्थायी होगा। अगर डिस्टेंस दूरी दूर है, अगर यहाँ पे चाहे माइनस प्रभाव लग रहा हो लेकिन अगर दूरी दूर है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता तो है लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, जबकि पास में लगा हुआ है तो ये जल्दी से क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अगर यहाँ पे एसिडिक की बात की जाए तो इसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट वाला ज्यादा स्थायित्व करेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा अपनी सामर्थ्य का फर्स्ट। फिर इसके बाद में जो थर्ड वाला रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे नंबर और पावर, यहाँ पे थर्ड वाला जो होगा वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा और जो सेकंड वाला होगा वो सबसे कम स्थायी रहेगा। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा अपने पास, अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर आ जाएगा। इसके लिए अच्छे से समझने के लिए अपने पास एक और उदाहरण है, उसको सीखते हैं कि इसमें है क्या। अपने पास ये एक और उदाहरण है और इसमें अपने को एक चीज सीखना है कि यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय सामर्थ्य जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, ऑर्डर पूछना है या कि क्रम बताना है, तो मैंने क्या बोला है कि आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वहां पे H माइनस या सभी में H को हटाना है और उसकी जगह माइनस लगाना है, H प्लस को बाहर कर देना है, यहाँ पे भी माइनस कर देना है, H प्लस को बाहर कर देना है, यहाँ पे भी माइनस को बाहर कर देना है और ये H प्लस को बाहर कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस को और यहाँ पे H प्लस को बाहर कर दिया। पहला काम भी अपना यही होना चाहिए कि यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया, रेनाइन बना दिया। अब आगे देखेगा मैंने क्या बोला है कि अगर ये बनने वाला रेनाइन का अपने को स्थायित्व देखना है, जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य रखता है। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे वो करेंगे DNP रूल का, कि डिस्टेंस नंबर और पावर रूल जो होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को। तो यहाँ पे पहले कार्बन की चेन को काउंट कीजिएगा, किसमें कार्बन की चेन कितनी है यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 है, और यहाँ पे अपने पास 1 या फिर यहाँ से काउंट कर ले 1 2 3 4 और ये अपने पास 5 मान के चलो कि 5 वाली कार्बन की चेन है। अब अपने को देखना क्या है, इस रेनाइन का स्थायित्व देखना है, और मैंने बोला है कि अगर अपने को रेनाइन का स्थायित्व देखना है तो अपने को -R वाले जितने भी इफेक्ट होंगे या माइनस जो चार्ज या इफेक्ट या प्रभाव दर्शाते हैं उन समूह को देखना है। तो यहाँ पे अगर जैसे डिस्टेंस में चलते हैं रिंग में, तो यहाँ पे कोई भी समूह या ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो -R वाला हो चाहे वो क्या हो +R वाला।
यहाँ पे जैसे सेकंड में चलते हैं तो यहाँ पे एक समूह जुड़ा हुआ है जो है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का क्या इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, और माइनस आई इफेक्ट रेनाइन के स्थायित्व को क्या करता है, बढ़ाता है। माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो रेनाइन के स्थायित्व को बढ़ाता है। जबकि अपन थर्ड में चले तो यहाँ पे जो सेकंड की बात कर रहा हूं तो सिर्फ दूसरे कार्बन पे ही क्या है, फ्लोरीन है। जबकि अगर थर्ड की बात करूं तो 1 2 3 पे क्या है अपने पास, दो क्या करने हैं यहाँ पे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपने पास इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अपन ज्यादा स्थायित्व इसका मानेंगे। क्यों मानेंगे इस चीज को देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, डिस्टेंस को। यहाँ पे आप अगर डिस्टेंस देख रहे हो तो सिर्फ दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो तो कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो भी कितने, 2। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अपने को डिस्टेंस को। अगर डिस्टेंस या दूरी सेम हो तो फिर आगे चलना है नंबर पे, फिर अगर नंबर भी सेम हो तो फिर आगे चलना है अपने को पावर पे। ऐसा क्रम अपने को यूज करना है। इसकी जगह यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे अपने पास कि दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे अपने पास क्या है कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होता है, अर्थात ये भी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। इसके बाद में यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो अपना जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सेकंड और फोर्थ जो होगा उनमें से एक अपना आंसर होगा। वो आंसर होगा अपना क्या, कौन सा, कि ये यहाँ पे डिस्टेंस दूरी है, इस पे भी 2 पे क्या जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, और इस पे भी 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो इन दोनों में स्थायी कौन करेगा इस रेनाइन को। तो अगर दूरी सेम हो, यहाँ पे दूरी सेम हो तो आगे चलना है अपने को किसमें, नंबर में। अब नंबर भी देखो, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे भी कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो नंबर भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रही है। तो फिर आगे किसमें चलना है, पावर में, पी में चलना है अपने को। तो आपको पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा इफेक्ट होता है किससे, क्लोरीन से। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, किससे, क्लोरीन से। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो सेकंड वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो फोर्थ वाला आएगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें और इसमें यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसमें और इसमें यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो अपना जो अगला ऑर्डर आ जाएगा वो ऑर्डर आ जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में चाहे दूरी पे हो माइनस आई वाले इफेक्ट, लेकिन माइनस आई वाले जो इफेक्ट है वो क्या हुए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट और 5 में क्या आएगा, फर्स्ट और 5 में क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे फर्स्ट और 5 में यहाँ पे अपने पास ध्यान से देखेगा, जैसे मैं यहाँ से ऋणाई निकालता हूँ, मैं यहाँ से भी ऋणाई निकाल दिया तो सिर्फ यहाँ पे एक समूह का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा क्या लगेगा, ज्यादा प्लस आई प्रभाव लगेगा। तो ये क्या कर देगा, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा एनाइन को। और अगर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिंग में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक CH3 प्लस ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद इसका स्थायित्व हो जाएगा फर्स्ट, और इसके बाद में स्थायित्व हो जाएगा 5। ये किसका हो गया स्थायित्व, ये हो गया अम्लीय सामर्थ्य का स्थायित्व या क्रम कि निम्न में से अपने पास सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन रखेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं तो सिर्फ आपको डीएनपी याद रखना पड़ेगा, और डीएनपी के बेस पे अपना सारा का सारा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद में जो आज पढ़ने वाले हैं वो है अपना यहाँ पे जबरदस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आपको सीखना है तो इन टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप इन टॉपिकों के बिना क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इन टॉपिकों के कॉन्सेप्ट जो है वो अपने पास कंपाउंडों पे अप्लाई करने। तो यहाँ पे अपने को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अपना जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो इफेक्ट है अपना यहाँ पे अतिशय युग्मन, और इसको इंग्लिश में हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है बेकर नाथन इफेक्ट भी है।
या फिर इसको अपन सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है, अनुनाद होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, अनुनाद होता है। लेकिन इसमें बोल रखा है कि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है, मतलब सिर्फ एकल बंध में क्या देखा जाएगा, ये एकल बंध में देखा जाएगा कौन, अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बंध अनुनाद भी बोला जाता है। यहाँ पे अपने को ये चार जितने भी अपने पास स्पीसीज है, इनमें अपने को अतिसंयुग्मन देखना है या फिर हाइपर कंजुगेशन देखना है। यहाँ पे अपन फर्स्ट वाली जो स्पीसीज है उसको अगर मेजर कर रहे हैं तो CH3 और ये यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 रेडिकल है, यहाँ पे एल्किन है। एल्किन का मतलब इसमें कितने बंधे हैं, 2 बंधे हैं। और यहाँ पे रेनाइन है, रेनाइन का मतलब यहाँ पे कार्बेनाइन है। अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है, आगे पढ़ेंगे अपन इंटरमीडिएट में, तो अगर यहाँ पे कोई स्पीसीज है और अगर उस पे धनात्मक आवेश है तो उसको अपन बोलते हैं कार्ब केटाइन, उसे अपन कार्ब केटाइन बोलते हैं। जबकि अगर अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। ये बात मैंने आपको बता दी थी, इसको मुक्त मूलक या फिर अपन इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एक डबल बंध है तो ये अपन डबल बंध को बोलते हैं एल्किन। और अपने पास अगर रेनाइन है तो इसे बोला जाता है कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन बोला जाता है। अगर कार्बन पे क्या हो, रेनाइन या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन बोलते हैं। अब अपने को इन चारों की चारों स्पीसीज में क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन देखना है। हाइपर कंजुगेशन देखना है तो अपने को हाइपर कंजुगेशन देखने से पहले या पढ़ने से पहले इसकी खास बात बताता हूँ। जो भी मैं खास बात बताता हूँ उस बात को वहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो खास बात उस पूरे टॉपिक की अगर देखा जाए तो उस पूरा टॉपिक उस खास बात में छिपा हुआ होता है। तो इसकी खास बात है अपने पास कि यहाँ पे सारा खेल जो होगा, खास बात सारा खेल जो होगा, सारा खेल अल्फा हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होगा ताकि अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिस कंपाउंड या यौगिक या स्पीसीज में अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पे अतिसंयुग्मन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वहां पे अतिसंयुग्मन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या आ रहा है, ये चीज को सीखेगा कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पे CH2 है, या मान के चलो ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास यहाँ पे CH2 रेडिकल है, ऐसा मान के चलो। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि CH2 और मेरे पास CH3 और ये मेरे पास CH2 रेडिकल है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर मैं यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो होते क्या है, इस चीज को देखेगा कि अगर मेरे पास कोई स्पीसीज है, मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है, धनायन है, यहाँ पे अगर धनायन है और इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे काउंट करोगे कि हाइड्रोजन की संख्या कैसे काउंट की जाती है, वो भी कौन से अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। सारा खेल अल्फा हाइड्रोजन का होता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मेरे पास यहाँ पे कोई स्पीसीज है, मान लीजिएगा ये कार्ब धनायन है या फिर आप इसको बोल सकते हो कार्ब केटायन है, इसके जस्ट वाला जो कार्बन होता है वो कहलाता है अपने पास अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट पास वाला होता है वो कहलाता है अपने पास बीटा कार्बन, और जो इसके पास में होता है वो कहलाता है अपने पास गामा कार्बन। और इसके बाद में भी अगर मैं यहाँ से कार्बन लगा दूं तो वो कहलाता है अपने पास डेल कार्बन, वो अपने पास क्या कहलाता है, डेल कार्बन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा यही से अपने पूरे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं कि जस्ट इस स्पीसीज के जस्ट पास वाली जो स्पीसीज है उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हो उसे बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन।
और इस चीज को अल्फा को इस तरह से दर्शाया जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अपने पास 2। कैसे? जैसे स्पीशीज के जस्ट पास वाले कार्बन को देखा कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी अल्फा कार्बन है, और इसमें कितने हाइड्रोजन है अपने पास? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई अपने पास? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई अपने पास 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या भी आप जो है वो 2 बता सकते हो। जबकि यहाँ पे अगर गामा हाइड्रोजन की संख्या की बात की जाए तो 2 बता सकते हो, और डेल कार्बन या डेल हाइड्रोजन की बात की जाए तो वहां आप उसे 3 बोलना पड़ेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अल्फा, बीटा और गामा जो कार्बन होते हैं उनके पास में जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को ही उस नाम से जाना जाता है। जैसे कि बीटा कार्बन की बात हो रही हो तो उसके पास में जो हाइड्रोजन है उसे अपन बोलते हैं बीटा कार्बन। ये बात अपनी हो गई है। अब आइएगा इसमें वापिस कि यहाँ पे जो अपन इन चारों स्पीशीज में एक एक स्पीशीज को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपने को पता लगेगा। तो यहाँ पे होगा क्या? सिग्मा बंध की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बंध की बात होगी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली स्पीशीज को लेके आ रहा हूँ जिसे अपन बोलते हैं कार्बोकेटाइन। यहाँ पे अपने पास क्या है? कार्बोकेटाइन। तो पहली केस है अपने पास कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन में अपने को क्या देखना है? हाइपर कंजुगेशन देखना है या फिर अतिशय युग्मन देखना है। ये बात अपन ने जान ली है कि हाइपर कंजुगेशन में अपने को क्या देखना है? कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन देखना है। और मैंने अभी लिखा है कि यहाँ पे CH3 और ये मेरे पास CH2 है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि मेरे पास कोई स्पीशीज है ये वाली। अब आप इस चीज में देखेगा कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? जी हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास जैसे धनात्मक आवेश है तो इसके पास एक क्या है? इसके पास वाला जो कार्बन रहेगा उसे अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जितने हाइड्रोजन रहेंगे उसे अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है जस्ट पास वाला रहेगा। और आपको पता है कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इस तरह से लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? इस तरह से अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। और अपने पास स्पीशीज है और इसमें अपने को रेजोनेंस करवाना है या अनुनाद करवाना है, लेकिन किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे इस स्पीशीज को इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस स्पीशीज को इस तरह से लिख रहा हूँ, और ये मेरे पास CH2 है, तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल जो होता है वो खाली रहता है। उसमें क्या होता है? अपने पास धनात्मक आवेश रहता है। यहाँ पे ये p ऑर्बिटल रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये धनात्मक आवेश कौन से कक्षक में होगा? ये p कक्षक में होगा या p ऑर्बिटल में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अपने पास ये जो सिंगल बंध है, इस सिंगल बंध की खास बात होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे रोटेट करते रहते हैं, अर्थात ये क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे अपने पास ये जो सिंगल बंध है, ये यहाँ पे भी सिंगल बंध है, तो ये लगातार क्या रहता है? घूमता रहता है। लगातार क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई टोटल? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई अपने पास 3, क्योंकि अल्फा कार्बन अपने पास 1 है और इसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे उनकी संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अपने पास p कक्षक है और इस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को नाम दे रहा हूँ 1, इसको 2 नाम दे रहा हूँ, इसको 3 नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड रोटेट करता रहता है, और अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये कार्बन इस बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। इस इलेक्ट्रॉनों है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ पे खींचने के लिए अपना प्रयास करेगा, और जैसे यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, लेकिन हाइड्रोजन जो होगा उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और इसकी जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी, और ये
अपने पास सिग्मा बंध टूट चुका है, यहाँ पे अपने पास सिग्मा बंध टूट चुका है और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अपने पास जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे अब इसने क्या बना लिया, द्विबंध बना लिया, और जैसे द्विबंध बनाया तो ये चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे ये चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे जैसा का जैसा एक डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे CH2 बन गया। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यहाँ पे अपने पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अभी एक अल्फा हाइड्रोजन की मैंने अनुनादी संरचना बनाई है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसको अगर मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, तो अभी सेकंड वाला हाइड्रोजन भी तो है अपने पास। अगर सेकंड वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस में भाग ले ले तो क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा कि ऊपर वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस ना करके ये सेकंड वाला रेजोनेंस कर रहा है, तो ये वापस यहाँ पे जाएगा, ये वापस यहाँ पे जाएगा और जैसा का जैसा हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे अपने पास ये H और ये मेरे पास H डबल बॉन्ड, ये मेरे पास CH2 बन गया। चार्ज के कितने अनुनादी संरचना बन रही है, 2। ये एक प्रकार का क्या है, अतिसयुग्मन है और इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो अपन इसको अनुनादी संरचना भी बोल सकते हैं कि एक बन गई मेरे पास, यहाँ पे कितनी बन गई मेरे पास, 2 बन गई। अब इसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे अभी सेकंड वाले कार्बन को जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये भी आ सकता है यहाँ पे रोटेट करके, तो अगर थर्ड वाला भी चला जाए तो इसमें क्या दिक्कत है, तो थर्ड वाला भी जाएगा। तो इसकी एक और अनुनादी संरचना जो है वो बन जाएगी कि ये H, यहाँ पे C, यहाँ पे H और ये H प्लस और यहाँ पे बन जाएगा CH2। ये क्या बन गई, यहाँ पे अपने पास अनुनादी संरचना बन गई, किसमें, हाइपर कंजुगेशन में। तो याद रखेगा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अपने पास उतनी अपने को क्या बनानी पड़ेगी, अनुनादी संरचना बनानी पड़ेगी, क्योंकि अति संयुग्मन में सारा खेल जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन का होता है। अब आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे अपने पास ये स्पीशीज दे रखी है और इस स्पीशीज में अपने से बोल दिया जाए कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो होगी उसको काउंट कीजिएगा। तो ये अपने पास स्पीशीज है, फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली। इसमें अपने को क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे तो मैंने बोला है कि अगर अपने पास कोई कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन रहेगा वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे भी ये अल्फा कार्बन होगा और इसके जस्ट पास वाला भी क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और इस कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजनों की संख्या क्या कहलाती है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। क्योंकि 6 कैसे हुई, वो आए 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 6। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, सेकंड स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, तो काउंट कीजिएगा। इस वाले कार्बन से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है इसे बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसके बाद में यहाँ पे भी कितनी है, 1 है। तो इनको ही अपने को सिर्फ इनको ही काउंट करना है। ऊपर नीचे कितने भी समूह लगे हुए हो अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 तो इसकी हो गई, 1 इसकी हो गई, तो टोटल कितनी हो गई अपने पास, यहाँ पे टोटल जो हो गई वो हो गई अपने पास 2। यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई, 2। इसके बाद में इधर चलो, तो यहाँ पे ये जो है 2 हाइड्रोजन तो इसी के हैं, इसके पास जस्ट वाला कार्बन देखना है अपने को, अल्फा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजनों की संख्या देखनी है। तो यहाँ पे अल्फा 1 ही कार्बन है, तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई यहाँ पे 3। और अगर इसकी बात करूं मैं तो ये भी अल्फा कार्बन होगा क्योंकि ये इससे अटैच है, ये भी अल्फा कार्बन होगा और ये भी क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई, टोटल 9 हो गई। कैसे, 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इसकी, टोटल कितनी हो गई, 9 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, आगे देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास जो है वो पूछ रखा है इसने कि मेरे पास कोई ये स्पीशीज है या फिर ये मान लो कोई भी यौगिक दे रखा है
और ये चार्ट वाली स्पीशीज देख रखी है, कार्बोकेटायन दे रखा है और इसने पूछ रखा है कि कुल अनुनादी संरचना क्या होगी, इसकी टोटल अनुनादी संरचना क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल अनुनादी संरचना निकालने के लिए ये फॉर्मूला आता है n+1 और यहाँ पे जो n होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो होती है अपने पास n। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, n होती है। तार अपने इस तरह से बोला था कि जैसे ही यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई टोटल 9 और इसमें 1 कर दें तो अपने पास टोटल कितना हो गया 10। इस कंपाउंड या इस यौगिक की कितनी अनुनादी संरचना बनेगी, वो बनेगी अपने पास 10 अनुनादी संरचना बनेगी अपने पास इस यौगिक की। और अगर बी वाले की बात कर ले तो इसमें काउंट कीजिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो अल्फा हाइड्रोजन है अपने पास ये वाला कार्बन अल्फा काउंट करेंगे क्योंकि इससे जस्ट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको काउंट नहीं करेंगे। जो स्पीशीज है अपने पास उससे डायरेक्ट कार्बोकेटायन से अगर डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है कार्बन उसके अल्फा हाइड्रोजन को क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास 3, 2 3 5 हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है और अभी इसकी 3 ही वैलेंसी हो रही है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी बाहर है तो ये हाइड्रोजन भी काउंट करना पड़ेगा अपने को किसमें, अल्फा हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई टोटल 3 2 5 और एक कितनी हो गई यहाँ पे 6। आपको ये अल्फा हाइड्रोजन देखना ही पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने परसेंट होंगे। इसके बाद में अगर बोल दिया जाए कि इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनेगी, अगर बोल दिया जाए आपसे कि इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनेगी तो कौन से नियम से निकालेंगे, n+1 नियम से। n क्या है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 तो 6+1 कर दूं अपने पास टोटल कितना हो जाएगा 7। अर्थात इस कंपाउंड या इस यौगिक की कितनी अनुनादी संरचना बनेगी, वो बनेगी अपने पास 7। इसके बाद में जैसे आगे चलते हैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा इस कार्बन को काउंट करना आना चाहिए आपको कि यहाँ पे कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब मैंने बोला है कि आप अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट कर रहे हो तो इस वाले कार्बन को देखो यहाँ पे क्या है कार्बोकेटायन है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है और इस कार्बन केटायन से कितने कार्बन अटैच है उसमें हाइड्रोजन की संख्या देखो तो एक तो ये वाला कार्बन अटैच है इससे, एक वाला ये कार्बन अटैच है। अब इसने 2 बंद तो पहले ही बना रखे, एक तो ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, तो कार्बन कितने बंद बनाता है 4। इसका मतलब है कि अभी उसके पास 2 हाइड्रोजन क्या है और बचे हुए हैं लेकिन वो दिखा नहीं रखे, तो अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं इनको कि यहाँ पे अपने पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जो होगा वो ये यहाँ पे हो जाएगा। इनके बाद अपने को सिर्फ अल्फा पोजीशन ही काउंट करनी है, बाकी की बीटा और गामा पोजीशन को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई टोटल 4 हो गई, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अपने पास टोटल 4 हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे मुक्त मूलक, अब इस मुक्त मूलक की बात कर रहा हूं इस कार्बन की, और पूछ रखा है इसने कि यहाँ पे जो है अपने पास इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कार्बन भी अल्फा होगा, ये वाला भी क्या होगा कार्बन अल्फा होगा क्योंकि इसमें मुक्त मूलक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है और ये वाला कार्बन भी क्या होगा इससे डायरेक्ट अटैच है, तो ये वाला भी अल्फा कार्बन होगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3 हो गई, और यहाँ पे अपने पास कितने हाइड्रोजन की संख्या हो गई, यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई वो हो गई अपने पास 2 इसके पास 2 इसके पास और 3 इसके पास, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे
7 हो गई। इसके बाद में आगे वाली स्पीशीज पे देखेगा तो यहाँ पे अगर मेरे पास मुक्त मूलक है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अपने पास CH3 जुड़ा हुआ है, और अपने को ये देखना है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा किसकी है, तो यहाँ पे एक तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, सॉरी अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, इसकी तो चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे अपने पास जो वैलेंसी है वो अभी बची हुई है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और 3 ऊपर वाले में है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई यहाँ पे 5, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई यहाँ पे 5 हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे देखेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कार्बन कैटायन दे रखा है, तो इस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी क्या होगा अपना अल्फा कार्बन होगा, और इसकी चारों वैलेंसी है वो पूरी हो चुकी है, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अपने पास सिर्फ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी वो हो जाएगी अपने पास 2, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी अपने पास 2। अब आप सोच रहे होंगे कि इन अल्फा हाइड्रोजनों को काउंट क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्थायित्व होगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी उतना ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है या अनुनाद होता है, और आपको मैंने बोला है कि रेजोनेंस जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, अर्थात तीनों की बात की जाए तो रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पावरफुल के मामले में। तो यहाँ पे अगर इसका स्थायित्व की बात की जाए कि इसका किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो आप देखो अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करो, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 7, इनका नामकरण कर देता हूँ, इसका 1 है, इसका 2 कर देता हूँ, इसका मैं क्या कर देता हूँ 3, और इसका क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो आपको लग गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें 7 है, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा, 7 का होगा। इसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 4th वाले में ज्यादा है, 5 है, जबकि 1st वाले में 4 है, तो 4th वाले का ज्यादा स्थायी होगा। फिर किसका होगा यहाँ पे अपने पास 1st वाले का, और फिर सबसे कम किसका हो जाएगा यहाँ पे 3rd वाले का स्थायित्व का ऑर्डर हो जाएगा, 3rd वाले का क्या हो जाएगा स्थायित्व का ऑर्डर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अपन अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे क्या बता सकते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे अपन स्थायित्व बढ़ा या स्थायित्व बता सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अपन जो दूसरा केस लेने वाले हैं वो केस है अपना मुक्त मूलक का, दूसरा जो केस है वो है अपने पास मुक्त मूलक का केस है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर CH3 है, ये यहाँ पे क्या है CH2 रेडिकल है, अगर इसमें अनुनादी संरचना पूछ लिया जाए या अति सहयुग्मन की बात कर ली जाए, अति सहयुग्मन की बात कर ली जाए, तो आप बता सकते हो कि इसमें हाइपर कंजुगेशन या अति सहयुग्मन होगा या नहीं होगा। क्यों बता सकते हो, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, तो वापस वही काम करना पड़ेगा अपने को, ये हाइड्रोजन लिखा, ये हाइड्रोजन लिखा, ये हाइड्रोजन लिखा, ये CH2 लिखा, और यहाँ पे जो पी कक्षक बनाया उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है जिसे अपन मुक्त मूलक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड रोटेशन करेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा डबल बंध बना लेगा, और यहाँ पे जो कमी होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मुक्त मूलक की बात हो रही है, यहाँ पे अगर मुक्त मूलक की बात हो रही है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा डबल बंध बना लेगा, यहाँ पे पूरा एरो नहीं आएगा, यहाँ पे आप इसको आप एरो ला सकते हो। यहाँ पे इस तरह से एरो ला सकते हो, यहाँ पे आप एरो आ जाएगा, तो यहाँ पे एक मुक्त मूलक बनेगा, इसके पास पहले से ही मुक्त मूलक है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी H
और यहाँ पे कार्बन और ये H और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अपने पास CH2 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे अपने पास एक वाला कार्बन नाम दे दूं मैं इसको 2 दे दूं, इसको क्या दे दूं, थर्ड दे दूं, तो अभी सिर्फ एक वाला कार्बन ही यहाँ पे रेजोनेंस या उसके ही सिग्मा बंध अनुनाद में गए हैं। अभी सेकंड वाले के इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे ये भी रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो यहाँ से आप पार्ट इधर जाएगा, आप इधर जाएगा, आप पार्ट इधर जाएगा, आप पार्ट इधर जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी जो अनुनादी संरचना होगी वो बनेगी अपने पास H रेडिकल C, यहाँ पे H, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे CH2 बनेगा। ये बन गए अपने पास दूसरे वाले कार्बन की। अब तीसरे वाले कार्बन की भी अनुनादी संरचना बन जाएगी अपने पास, वो बन जाएगी C, यहाँ पे H और ये यहाँ पे H, यहाँ पे रेडिकल और डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे CH2। ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये इसके चारों ओर ही घूमते रहते हैं, ताकत अपना स्थान छोड़ के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इनके पास घूमने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनको दिख जाती है, इसलिए क्या नहीं करते हैं, अपना स्थान छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, यहीं के यहीं घूमते रहते हैं। अर्थात अपन यहाँ से भी बोला है कि इसके अनुनादी संरचना कितनी बन गई अपने पास, 3 अनुनादी संरचना बन गई, 1 यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 3 और एक अपने को पहले से दी हुई थी, तो टोटल कितनी बन गई अपने पास, 4 बन गई। और अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, किससे, n+1 से। n क्या है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अपने पास 3, तो 3+1 कर दूं तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 4 हो गई। तो 4 ही तो अनुनादी संरचना बन रही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल में 4 ही अनुनादी संरचना बन रही है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर अपन कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन इस तरह से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकालेंगे कि इसमें अनुनादी संरचना बनेगी कितनी और कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये अपने को निकालना आना चाहिए। तो ये किसकी बात हो गई अपने पास, मुक्त मूलक की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन किसकी, वो बात करते हैं अपन यहाँ पे तीसरा जो केस है उसकी, एल्किन की। अपन को एल्किन में क्या करना है, एल्किन में अपने को अतिसयुग्मन देखना है। एल्किन में अतिसयुग्मन देखना है तो अपने पास एल्किन जो है वो है CH3 CH2 डबल बॉन्ड और ये बन गया अपने पास CH2। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे एल्कीन में क्या अतिसयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन होगा क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस वहां पे अपने पास अतिसयुग्मन होगा। तो अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करोगे, तो अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करने के लिए आपको इन दोनों कार्बन को एक कार्बन मान के चलना है और इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होगा उसको आपको क्या मानना है, अल्फा कार्बन मानना है। और उसी अल्फा कार्बन के पास क्या उपस्थित रहेंगे, उसी के पास अपने पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, टोटल 3। तो यहाँ पे अगर टोटल 3 है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन या कितने रेजोनेंस में जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। वो कहाँ पे जाएंगे अपने पास, रेजोनेंस में जाएंगे, या बोले तो अतिसयुग्मन में जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिएगा, अगर मैं इसकी पहले से अनुनादी संरचना निकालूं तो इसकी अनुनादी संरचना होगी यहाँ पे n+1, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3+1 बराबर कितना हो गया 4। 4 अनुनादी संरचना बनेगी इसकी। बना के भी देखते हैं कि ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड, ये मेरे पास CH2 है और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको नामकरण भी कर देता हूं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे 1, यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 3। तो वापस सिग्मा जो सिग्मा बंद रहेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही कहाँ जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये पूरे बंद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के आता है और जैसे आया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसकी
जो संयोजकता है ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बना लेगा ये धनात्मक आवेश। यहाँ पे क्या बना लेगा ये धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C और ये CH और HCH2 और ये बन जाएगा अपने पास माइनस। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठ के आया और यहाँ पे ये एक अनुनादी संरचना और ये अपने पास H प्लस, यहाँ पे अपने पास कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई है, तो इसे आप कम कर लीजिएगा कि CS हो गई टोटल 3 4 हो गई। ये अपने पास एक अनुनादी संरचना बन गई। तो अभी दूसरे वाला भी अगर यहाँ पे ट्रांसफर होके आ सकता है क्या, जी आ सकता है। और अगली बार यहाँ पे जो ऋणायन है यहाँ पे P कक्षक में ही है, लेकिन अब वहां पे क्या है ऋणायन है, अर्थात उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ, सॉरी उसमें P कक्षक यहाँ पे जो है पूरे के पूरे भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे P कक्षक को अपन ने काउंट नहीं किया है। तो सेकंड जो अनुनादी संरचना होगी इस वाले कार्बन की ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे H प्लस ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और ये बन जाएगा CH2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला भी आ सकता है और इसी तरह से क्या आ सकता है थर्ड वाला भी आ सकता है। थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना है इसकी, ये थर्ड वाला हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे H C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH2 माइनस, और ये अपने पास क्या बन गया यहाँ पे H प्लस बन गया। क्या बन गया अपने पास यहाँ पे H प्लस बन गया। अर्थात आप काउंट कीजिएगा इसकी टोटल अनुनादी संरचना कितनी हुई 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और अपन ने पहले ही निकाल लिया था कि इसकी टोटल अनुनादी संरचना कितनी बनेगी, यहाँ पे 4 बनेगी। और मैं बोलता हूँ कि जिसकी सबसे ज्यादा अनुनादी संरचना बनती है उसका स्थायित्व उतना ही क्या होता है ज्यादा होता है। ये किसके केस में हो गया, ये एल्किन के केस में हो गया। अब जो अपने पास फोर्थ बचा हुआ है वो फोर्थ है अपने पास क्या कार्बेनाइन। क्या है अपने पास यहाँ पे कार्बेनाइन की बात कर रहा हूं मैं। कार्बेनाइन में क्या अति संयुग्मन पाया जाता है क्या, तो यहाँ पे CH3 और ये मेरे पास CH2 माइनस, और जिसके ऊपर माइनस आया जाता है उसे अपन कार्बेनाइन बोलते हैं, और धनात्मक आयस होता है तो उसे कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो होता है नो रेजोनेंस या नो अति संयुग्मन प्रभाव, संयुग्मन जो प्रभाव होगा वो नहीं पाया जाएगा। इस वाले केस में सामान्य तौर पे अति संयुग्मन नहीं देखा जाता है। अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं देखा जाता है, उसके कारण देखो, यहाँ पे देखेगा ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास ये CH2 है और ये P कक्षक है, इसमें अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की पहले से अधिकता है, तो क्या ये इस बंध को इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या कहाँ रखेगा, रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी नहीं है और पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ स्पेशल केस जो होता है, अगर स्पेशल केस लगा दूं मैं यहाँ पे स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे कार्बेनाइन में अपने पास क्या देखा जाता है अति संयुग्मन देखा जाता है। वो अति संयुग्मन इस तरह से देखा जाता है कि अगर मैं Cl3 लगा दूं और ये यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज लगा दूं, तो इस केस में अपने पास क्या देखा जाता है अति संयुग्मन देखा जाता है। इस केस में अपने पास अति संयुग्मन देखा जाता है। कैसे देखा जाता है इस चीज को जानो यहाँ पे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कार्बन है Cl है, ये यहाँ पे Cl है, यहाँ पे मेरे पास Cl है और ये मेरे पास CH2 माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके नहीं, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कौन, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है ज्यादा होती है, और जो विद्युत ऋणता होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लेके जाएगा। तो यहाँ से इस बंध के इलेक्ट्रॉन को लेके गया,
तो कार्बन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश। और जैसे धनात्मक आवेश वो आया तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी अपने पास, Cl माइनस C, यहाँ पे इधर Cl और ये बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2। एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेके गया है इसी तरह से ये भी तो लेके जा सकता है, दूसरा वाला भी लेके जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास वही बनेगा C, ये Cl बन जाएगा, ये Cl और ये डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये अपने पास क्या बन गया, Cl बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ये भी तो जा सकता है, एक बार ये भी तो लेके जा सकता है। जी हाँ, ये भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे अपने पास Cl, ये कार्बन Cl और ये कार्बन और माइनस के तौर में लेके जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा और यहाँ पे अपने पास ये माइनस आ गया डबल बॉन्ड, ये अपने पास क्या बन गया CH2। तो सिर्फ इस वाले केस में या ऐसे वाले केस में अपने पास क्या देख सकते हैं, कार्ब एनाइन जो होगा उसमें अपन क्या देख सकते हैं, अति संयुग्मन देखते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाले केस में अपन अति संयुग्मन नहीं देख सकते। इसके बाद में आगे चलेगा कि अति संयुग्मन कितने प्रकार का होगा। अपने पास अति संयुग्मन दो प्रकार का होगा। जिस तरह से अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पे अपन हाइपर कंजुगेशन भी दो प्रकार का पढ़ेंगे। वो कौन कौन से पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लस H प्रभाव होगा और एक होगा माइनस I प्रभाव। और एक किसका प्रकार है, ये संयुग्मन का प्रकार है। अर्थात यहाँ पे CH3 जो होगा उसका प्लस H ज्यादा प्रभाव लगेगा, जबकि CD3 यहाँ पे ड्यूटेरियम में, जबकि T यहाँ पे ट्राइटिनियम में और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे CD3 का कम लगेगा किसके अपेक्षा, CH3 का। और कौन सा प्रभाव लग रहा है यहाँ पे, प्लस H प्रभाव लग रहा है। कौन सा प्रभाव लग रहा है यहाँ पे, प्लस H प्रभाव लग रहा है। और अगर माइनस H की बात करूं तो CF3 का यहाँ पे सबसे कम लगता है, CL3 का सबसे ज्यादा लगेगा यहाँ पे CI3 का। कौन सा इफेक्ट, माइनस H इफेक्ट। फिर उसके बाद किसका लगेगा यहाँ पे CBr का, फिर उससे कम CL3 का, फिर CF3 का। इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइनस I इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा लगता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। लेकिन यहाँ पे माइनस H जो इफेक्ट होगा वो किसका ज्यादा लगेगा अपने पास, वो लगेगा CI3 का। या आयोडीन वाला जो होगा उसका सबसे ज्यादा माइनस I इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे ये इसके प्रकार हो गए। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, ये अपने बहुत काम की है, दोनों की दोनों बातें अपने बहुत काम की है। तो यहाँ पे प्लस और H प्रभाव जो होगा वो किसके स्थायित्व को बढ़ाता है, वो पॉजिटिव चार्ज के स्थायित्व को बढ़ाता है। जबकि जो माइनस H प्रभाव होगा वो किसको बढ़ाता है, वो नेगेटिव आवेश वाली स्पीशीज के स्थायित्व को बढ़ाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन या अति संयुग्मन से रिलेटेड क्वेश्चन अपन इसी चीज से कर लेंगे। अपने को ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने पास ये यहाँ पे आज जो अपने पढ़ा है वो अपना पूरा का पूरा हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और लगभग अपनी जो जीओसी थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। और अपन इसमें कुछ क्वेश्चन है किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे क्वेश्चन है, उनकी वीडियो आ जाएगा और उसका वीडियो बना देंगे कि इनको तीन चीजों को जो अपन ने पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट है कि अगर आप यहाँ पे बात की जाए स्थायित्व की बात करो, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के केस की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे ज्यादा स्थायी करेगा उसको माइनस R, फिर उसको माइनस H, फिर इसको क्या करेगा यहाँ पे माइनस I, और फिर इसके बाद में प्लस I, फिर इसके बाद में प्लस H, और इसके बाद में यहाँ पे माइनस R प्लस R। ध्यान दीजिएगा, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज के स्थायित्व की बात कर रहा हो तो यहाँ पे माइनस R सबसे ज्यादा क्या करेगा, उसको स्थायी करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद माइनस H कम स्थायी करेगा, फिर सबसे लास्ट में माइनस I प्रभाव क्या करेगा, उसको
कम स्थायी करेगा। लेकिन मैंने प्लस आर को लास्ट में रखा है, इसका मतलब है कि अगर ऋणायन का स्थायित्व देखना हो और अगर उसका प्लस आर लग रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा या सबसे कम क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अगर ऋणायन के केस में क्या हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा। ऋणायन के केस में ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर इससे कम जो इससे कम अस्थायी होगा, फिर इससे कम क्या होगा, ये अस्थायी होगा। लेकिन अगर धनायन वाले की बात करूं मैं, अगर पॉजिटिव आवेश की अगर बात कर रहा हूं तो प्लस आर ज्यादा स्थायी करता है, फिर प्लस एच ज्यादा स्थायी करेगा, फिर क्या करेगा यहाँ पे प्लस आई ज्यादा स्थायी करेगा। इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल जो होगा वो इन्हीं तीन का होगा और आप इसे प्लस एम भी बोल सकते हो। इन्हीं के बेस पे अपन पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक होगी उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से होता है। आप सिर्फ देख इन चीजों को समझिएगा और थोड़ा सा इनका जो सीक्वेंस है वो याद कर लीजिएगा। तो आज अपन ने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है अति संयुग्मन और अपना ये टॉपिक कंप्लीट भी हो चुका है। आज के लिए तो इतना ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर कर दिया करो, क्योंकि यही तो चीज मांगते हैं कि लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। और तो क्या, और अगर कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ गलती हो जाती है वीडियो में या कहाँ पे गलती हो चुकी है तो आप उसे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट्स में बताते हो तो सुधारने का अवसर मिलता है, या फिर आप लोगों को भी लगेगा कि यहाँ पे गलती हुई है और मेरे को भी लगेगा कि यहाँ पे गलती हुई है, तो उसे अपन वापिस दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।